गाइज वेलकम ऑन एडू टेक्नोमित्रा चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का 10 जून 2018 को हुआ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 12। ऑल इंडिया एग्जामिनेशन 12 पिछले क्लास में हमारा जो पेपर का फॉन्ट बहुत कम था और हमें बड़ी कमी महसूस हुई। अब की बार हम सही सेटअप के साथ जून 2018 के पेपर को सॉल्यूशन करेंगे। इसको ध्यान से पढ़ना। अभी मैंने एक वीडियो देखी थी ऑनलाइन कि 9,168 एडवोकेट्स को एग्ज़ाम ना पास होने के कारण डी रजिस्टर्ड कर दिया गया है, उनकी प्रैक्टिस पर बैन लगा दिया है। इसलिए अपने टेस्ट की तैयारी कर लेना अच्छे से। इसमें खाली स्कोरिंग 100 में 40 मार्क चाहिए, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इनको भी देख लेना एग्ज़ाम में जाने से पहले ताकि वहाँ कोई दिक्कत ना हो। कौन सा पेन यूज़ करना है, क्या करना है, ये इसमें सारा पूरा लिखा हुआ, क्या लेके जाना क्या नहीं लेके जाना। अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज इनेक्टेड इन। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें पहली अमेंडमेंट कब की गई थी? पहली अमेंडमेंट की थी, इसका राइट आंसर है बी, 1951 में। ए पर्सन इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू एन ऑफेंस और इलीगल एक्ट और ओमिशन अट्रैक्ट्स। कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट करेगा? सेक्शन 107 आईपीसी। इसके तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। अब तीसरा क्वेश्चन है, ए लैंडमार्क हैबियस कॉर्पस पिटीशन वाज फाइल्ड ड्यूरिंग एमरजेंसी दैट इज, वो कौन सी थी? इसका आंसर नीचे है, अभी ऊपर स्क्रॉल करते हैं इसको। इसका आंसर है एडीएम जब्बलपुर, एडीएम जब्बलपुर वर्सेज शिवकांत शुक्ला। अब क्वेश्चन 4 करेंगे हम। एग्जामिनेशन इन चीफ इज कंडक्टेड बाय द। एग्जामिनेशन इन चीफ कौन कंडक्ट करता है? एग्जामिनेशन इन चीफ इज कंडक्टेड बाय द। ये जो क्रिमिनल केस होते हैं उसमें तो क्रिमिनल केस होते हैं, उसमें तो ए लायर, ए लायर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। वैसे ये जनरली होता है बाय द पार्टी, by the party who file suit
यानी जो केस डालता है ना वो करता है एग्जामिनेशन इन चीफ। और हमारा 5वां क्वेश्चन है द कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज वाज आउटकम ऑफ। क्लाइमेट चेंज की जो कन्वेंशन थी वो किसका आउटपुट थी? द रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस। अगला क्वेश्चन है हु इज़ ए प्रोटेक्टेड वर्कमैन, यानी जो प्रोटेक्टेड संरक्षित कर्मी कौन है? वर्कमैन हु इज़ एन एग्जीक्यूटिव और ऑफिस बेरियर ऑफ ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, यानी जो ट्रेड यूनियन है एम्प्लॉय के राइट्स को देखती है उसका जो ऑफिस बेरियर है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के, वो प्रोटेक्टेड वर्कमैन की डेफिनेशन में आते हैं। ए ट्रेडमार्क इज। अब हमारा 7वां क्वेश्चन है ए ट्रेडमार्क इज ए वर्चुअल सिंबल अप्लाइड टू आर्टिकल्स ऑफ कॉमर्स विद ए वीव। जो ट्रेडमार्क लिया जाता है तो वो जो सिंबल हो या कोई वर्ड हो तो किस लिए लिया जाता है? वो विद ए वीव, मतलब पर्पज़ क्या होता है उसका ट्रेडमार्क लेने का, ये आपने इन ऑप्शनों में से बताना है। ये 4 फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड, ए डिवाइस, ए लेबल, और डी है ऑल द अबो। इसका आंसर है ऑल द अबो। डी इज द राइट आंसर। किसी भी फॉर्म में लिया जा सकता है ट्रेडमार्क, ऑल दी अबो। 8वां क्वेश्चन है द इंडियन लीगल सिस्टम हैज़ इवॉल्व्ड ए न्यू टेक्निक ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन विच इज़ पॉपुलरली नोन एज लोक अदालत। यानी जो कोर्ट में काफ़ी सारे केसेस लंबित हो गए थे और काफ़ी बर्डन हो गया था, तो एडीआर सिस्टम अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम लागू किया, जिसको लोक अदालत भी कहते हैं। इट ओव्स इट ओरिजिनल टू द ट्रेजरी रिकग्निशन बाय पासिंग ऑफ। तो ये कहाँ से लिया गया था कंसेप्ट? कंसेप्ट है द लीगल सर्विसेज ऑथोरिटीज़ एक्ट 1987, उसके तहत। अब अगला क्वेश्चन आ गया 9। साहबानो केस वाज रिलेटेड टू। साहबानो केस एक फैमिली लीडिंग केस है और ये बहुत ही पॉपुलर हुआ था। ये किस इशू के ऊपर था? साहबानो केस ये था, इसका आंसर है सी, मेंटेनेंस ऑफ डिवोर्स्ड मुस्लिम वीमेन, उनको मेंटेनेंस दिलाने के लिए। हु कैन मूव PIL इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसमें किसी इंडिविजुअल आदमी का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट जहाँ इफेक्ट होता है तो वहाँ पे PIL फाइल की जा सकती है। और इसको कौन कर सकता है? ए एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन, ये भी कर सकता है, कोई NGO भी कर सकता है, ग्रुप ऑफ पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन हु हैव नो पर्सनल इंटरेस्ट, ये भी कर सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑल दी डी। अब हमारा 11वां क्वेश्चन है डॉक्ट्राइन ऑफ प्लीजर अप्लाई टू, ये सिविल सर्वेंट्स को इसका बेनिफिट दिया गया है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लीजर का। अब अगला क्वेश्चन है 12वां। सेक्शन
4 ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961 प्रोवाइड्स, मतलब किस चीज़ का प्रावधान किया गया है जो एडवोकेट एक्ट है इसके सेक्शन 24 के तहत। इसमें प्रावधान है ए पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड कैन नॉट बी इनरोल्ड एज एन एडवोकेट। उसको इनरोल नहीं किया जाएगा एज एन एडवोकेट। अगर इनरोलमेंट होने के बाद मॉरल टर्पिट्यूड का ऑफेंस करता है तो उसको 2 साल के लिए डिवाइड कर दिया जाएगा। ये तो प्रोविज़न इसमें, और इसकी ऑप्शन है सी। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, आर्टिकल ऑफ ए कंपनी कैन बी अल्टर्ड बाई शेयर होल्डर्स। इसका भी सी है, बाई शेयर होल्डर्स बाई पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। ये फ़ॉन्ट को बड़ा रखने के लिए हमें थोड़ी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करनी पड़ रही है आज, ताकि आप लोगों को प्रश्न भी दिखते रहे, ऑप्शन दिखती रहे। आर्टिकल 361 प्रोवाइड्स। आर्टिकल 361 क्या प्रोवाइड करता है? इसका ऑप्शन है सी, प्रोटेक्शन एंड इम्यूनिटीज टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर फ्रॉम बीइंग प्रोसिक्यूटेड इन कोर्ट। ये प्रिविलेज प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन 15, अटरिंग ऑफ वर्ड्स विद डेलिबरेट इंटेंशन टू वाउंड रिलीजियस सेंटिमेंट्स। किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए शब्दों द्वारा कोई इंटेंशन डेलिबरेट की जाती है तो कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट होगा इसके लिए? ए, सेक्शन 298 ऑफ आईपीसी। ये राइट ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 16, अंडर सेक्शन 320 का सब क्लास 1 सीआरपीसी ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन विद सेक्शन ऑफ आईपीसी इज, यानी धमकी देना। इंटिमिडेशन का मतलब धमकी, क्रिमिनल मतलब जुर्म करने वाले धमकी। तो ये किस सेक्शन में मुकदमा दर्ज होएगा? इसका 16 का आंसर है डी, 506। आईपीसी का सेक्शन है 506, इसके तहत मुकदमा दर्ज होएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनोवेटिव फॉर्म ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, एडीआर बोलते हैं शॉर्ट में। क्या है? इस तरह का है लोक अदालत। अभी ये मैंने पीछे भी बताया था पिछले क्वेश्चन में, ये लोक अदालत है। अब अगला क्वेश्चन है 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीगल गार्डियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम माइनर। ये बी है इसका आंसर। वो जो है लीगल गार्डियन नहीं होता है मुस्लिम एक्ट के हिसाब से, ब्रदर। अब क्वेश्चन है 19, हु इज गार्निशी। गार्निशी किसको कहते हैं? ए थर्ड पार्टी हु इज इंस्ट्रक्टेड बाई वे ऑफ लीगल, इसका ए है आंसर। ए थर्ड पार्टी हु इज इंस्ट्रक्टेड बाई वे ऑफ लीगल नोटिस टू सरेंडर मनी टू सेटल ए डेप्ट और क्लेम, यानी किसी जमानती को भी कह सकते हैं, सेटल डेप्थ और क्लेम। ये कहाँ आ गया? अब इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं
थोड़ी दिक्कत हो रही है हमारे को, लेकिन आप लोगों को ये दिखाई सही देगा। ये 19 तो हो गया, अब 20 है। अंडर सेक्शन 18 ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर इज एम्पावर्ड टू रेफर द केस मैटर टू द कोर्ट। जो जितना भी काम होता है लैंड एक्विजिशन एक्ट, LAC एक्ट कहते हैं जिसको, 1894, वो पूरे काम को कलेक्टर देखता है। चाहे केस रिकमेंड करने हो, अवार्ड सुनाना हो, उसकी कॉस्ट लगानी हो लैंड की, सारा का सारा कलेक्टर देखता है। इसलिए इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है सेक्शन 24A ऑफ द एडवोकेट नीचे आ गया खिसक के, ये कलेक्टर देखता है सारा काम। फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट शूट इज टू बी इंस्टीट्यूटेड इन ए, अब ये लिमिटेशन का मैटर है, कितने दिन के अंदर जो है केस फाइल होना चाहिए। अलग अलग लिमिटेशन होती है अलग अलग मैटर में, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर 3 साल की लिमिटेशन, जो हमारा क्वेश्चन है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट के तहत 3 साल की लिमिटेशन है। 3 साल के अंदर केस डाल देना चाहिए, नहीं तो फिर आपका दावा ख़त्म हो जाएगा। परमानेंट अकाउंट नंबर पैन इज डिफाइंड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। और 23वां क्वेश्चन है ए मैरिज विद ए वुमेन बिफोर कंप्लीशन ऑफ इद्दत। मुस्लिम लॉ से संबंधित क्वेश्चन है ये। किसी भी औरत की शादी इद्दत को पूरा होने से पहले अगर औरत शादी करती है तो मैरिज कैसी कहलाएगी? इर्रेगुलर मैरिज है, उस मैरिज को इर्रेगुलर मैरिज कहेंगे, क्योंकि पैट्रियार्की का पता नहीं लगेगा कि संतान पहले वाले पति से है या दूसरे वाले पति से। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। आपने पेपर को अच्छे से याद करना, पुराने पेपर याद कर लो, इसी में आप पास हो जाओगे। क्वेश्चन 24, सेक्शन 10 ऑफ द CPC प्रोवाइड्स, जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसके सेक्शन 10 में किस चीज़ का प्रावधान है? ये ऑप्शन है ए, स्टे ऑफ द शूट, यानी स्टे लेने के लिए सेक्शन 10 CPC के तहत केस डलता। हु इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग टेस्टिफाइड, टेस्टिफाइड से होने के लिए हु इज़ प्रिवेंटेड, कौन मतलब किसको जो है ना छोड़ा जा सकता है, प्रिवेंटेड। इसमें 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन अगले पेज पर गई। क्वेश्चन 25 डी, इसका सही आंसर डी है, क्योंकि ये जो है ना ए लुनाटिक हु कैन नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पुट टू हिम, इसको प्रिवेंट किया है। एक्सट्रीम ओल्ड एज पर्सन हु कैन नॉट गिव रैशनल आंसर, ये भी प्रोटेक्टेड है।
ए टेंडर एज पर्सन है हु कैन नॉट गिव रेशनल आंसर टू द क्वेश्चन, ये भी प्रोटेक्टेड है, प्रिवेंटेड है। तो ये इसका, इसलिए इसका आंसर जो है ना डी हो गया, क्योंकि ये सभी प्रिवेंटेड है। सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड इन SR बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया था, यहाँ आपने ये बताना है। रिलेटिंग टू द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, इसके ऊपर था ये केस। अगला क्वेश्चन, हमने याद करने का तरीका ये अपनाना है, आप क्वेश्चन पढ़ो और उसके साथ सीधा उसका राइट आंसर पढ़ो। सारी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं तो माइंड में कन्फ्यूज़न हो जाता है। आपने कैसे याद करना है, आपने याद करना, जैसे 27 क्वेश्चन है, 27 नंबर है, 27 का आंसर है ए। तो आपने तैयारी ऐसे करनी है, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 5, ये ऑफ नहीं आएगा, अंडर सेक्शन 5 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। बस BCD कुछ नहीं पढ़ना आपने। कैसे तैयार करना है, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 5 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इसको 7-8 बार पढ़ लोगे तो दिमाग में ऐसे ही हो जाएगा, बाकी ऑप्शनों की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। इसका सही आंसर ए है। सेक्शन 29 ऑफ द वेल्थ टैक्स एक्ट डील्स विद, सेक्शन 29 जो है वेल्थ टैक्स एक्ट का किस मैटर को डील करता है, ये अपील इन सुप्रीम कोर्ट। वेल्थ टैक्स के तहत जो जजमेंट दिया जाएंगे उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी, ये उसको डिफाइन करता है। अब अगला क्वेश्चन है 29, द कलेक्टर सेल अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 gives immediate of any correction made in the award to all the person included। 29 का नोटिस, यानी जो लैंड एक्विजिशन कलेक्टर है, अगर वो अपने अवार्ड में कोई करेक्शन करता है तो उसका जो नोटिस है इमीडिएटली देना पड़ेगा। जो कंसर्न पर्सन है जिनकी लैंड एक्वायर हुई थी उनको नोटिस देना पड़ेगा, भाई मैंने ये करेक्शन इसमें अवार्ड में की है। क्लैरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक्स इन जजमेंट्स डिक्रीज और ऑर्डर ETC कैन बी करेक्टेड, यानी जजमेंट में कोई क्लैरिकल या अर्थमेटिकल मिस्टेक हो जाती है, कोई टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो उसको जो है ना जज ठीक कर सकता है। और उसके लिए सेक्शन है अंडर सेक्शन 152 ऑफ CRPC, इसके तहत वो उसमें करेक्शन कर सकता है, जजमेंट को अमेंड नहीं करेगा। अब क्वेश्चन है 31। एनी कन्फेशनल स्टेटमेंट बाय द एक्यूज्ड गिवन टू द मजिस्ट्रेट इज, एक्यूज्ड जो अपनी स्टेटमेंट देता है पुलिस ऑफिसर के सामने देता है वो तो एडमिसिबल नहीं है, लेकिन जो मजिस्ट्रेट के सामने वो स्टेटमेंट देगा वो जो है एडमिसिबल है, उससे नहीं मुकर सकता, वो तो केस में काउंट होगी। अब अगला क्वेश्चन है 32। Supreme Court has decided in the केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस के तहत क्या इशू डिसाइड किया था? पार्लियामेंट बहुत ही लीडिंग केस था, ये इम्पोर्टेंट केस था और काफ़ी चर्चा में रहा था।
पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर। जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, प्रीएम्बल है, उसको जो है ना ये नहीं चेंज कर अमेंड कर सकती। इसलिए इसकी सही आंसर है सी। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पुलिस कैन अरेस्ट एक्यूज विदाउट वारंट। किस सेक्शन के तहत जो है पुलिस बगैर वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकती है? ये सेक्शन है 41। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं उसमें बगैर वारंट के पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार कर सकता है, और ये प्रोविज़न है सेक्शन 41 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब स्क्रॉल करते हैं इसको। बड़े आराम से कर रहे हैं कोई, ताकि क्वेश्चन कोई छूट ना जाए। A is at work with a HL, the head fly of HL होता है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी से कोई लकड़ी काट रहा है। A जो है कुल्हाड़ी से, HL का मतलब है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी तो आप सभी जानते होंगे, ऐसे एक दस्ता होता है और इसके अंदर ये आगे ऐसे लगा हुआ, इससे काटते हैं। तो ये कह रहा है हेड, ये जो है इसमें से निकल के ऑफ किल्स ए मैन, और किसी आदमी को मार देता है। वो स्टैंडिंग बाई, वो आसपास कहीं खड़ा है। इफ़ देयर वाज नो वांट ऑफ ए प्रॉपर कासन ऑन द पार्ट ऑफ ए को किसी तरह का कासन बोर्ड नहीं लगाना है। हिज एक्ट इज एक्सक्यूजेबल एंड नॉट इन ऑफेंस, इट इज़ कंटेंट इन सेक्शन। किस सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि ये कोई उसने ऑफेंस नहीं किया है? ए, सेक्शन 80 ऑफ द CPC, सेक्शन 80 ऑफ द IPC, सेक्शन 80 ऑफ IPC। मतलब कोई एक्सीडेंट हैपन हो जाता है ड्यू टू केयर और इस तरह के, तो ऑफेंस नहीं माना जाता है, सेक्शन 80। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वीमेन फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 में ये केस डला था सुप्रीम कोर्ट में। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डली थी, तो बिफोर द कोर्ट किस इशू पे था? ये इशू था ए, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रही थी, जो डोमेस्टिक मेल थी, जो काम करने वाली बाई थी, वो पुलिस वालों फौजियों के घरों में काम करती थी, तो वहाँ उनकी सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रही थी, उसके ऊपर था ये। अगला क्वेश्चन है, विच चैप्टर ऑफ साइबर लॉ प्रोवाइड द लीगल रिकॉग्निशन टू डिजिटल सिग्नेचर। साइबर लॉ का कौन सा सेक्शन जो है ना डिजिटल सिग्नेचर को लीगलिटी देता है? ये इसकी ऑप्शन आएंगी अगले पेज में, नेक्स्ट पेज। ये है 36 की। इसमें हमारी ऑप्शन थी, चैप्टर 3 था 4, 9th एंड 10th। चैप्टर 3 वो ऑप्शन हमारी जो है ए, वो दूसरे पेज पे गई। अगर इसको हम ए को यहाँ लें, चैप्टर 3। अगला क्वेश्चन है, द FIR गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट। FIR का जो फुल फॉर्म है ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ। FIR क्या बताती है? सी, द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसका राइट आंसर जो है 37 का सी है।
और अगला क्वेश्चन है, डेफिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट इज डिस्क्राइब्ड इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अंडर सेक्शन 21B में कंज्यूमर की डेफिनेशन दी गई है। ए इज़ द राइट आंसर। (39) Which of the following deals with plaintiff in interpleader suit in the code of civil procedure? इंटरप्लेडर शूट होता है कि उसमें जो है ना कौन सा ऑर्डर, किस ऑर्डर के तहत ये डलता है? ऑर्डर 35 से रूल 1। विच इज़ नॉट द प्राइवेट राइट, इनमें से कौन सा प्राइवेट राइट नहीं है? तो ये सभी के सभी प्राइवेट राइट हैं। राइट ऑफ प्रॉपर्टी आपका बनता है और राइट ऑफ फ्रीडम भी बनता है और राइट टू एजुकेशन भी बनता है, इसलिए इसका सही आंसर है डी। अब 41 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ समवन अंडर सेक्शन 61 CRPC? जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके सेक्शन 61 के तहत समवन से रिलेटेड इसमें जो है ना क्या कौन सा है? इट इज़ माइल्डर फॉर्म ऑफ प्रोसेस, ये भी ठीक है। इट इज़ फॉर अपीयरेंस, अपीयरेंस होने के लिए है, ठीक है। इट इज़ फॉर प्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंट या थिंग, यानी कोई डॉक्यूमेंट या कोई वस्तु मंगाई है उसको प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ देम, यानी सभी, इसलिए डी हो गया। जिसमें सभी आ जाती हैं उनको तो आप पढ़ सकते हो ताकि उससे ये ऑप्शनें भी आपको मेमोरेबल माइंड में चली जाए। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, द कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये भी एक लीडिंग केस रहा है, तो ये किस इशू पे था? वो इशू इसमें नहीं दे रखा है, इसलिए इसकी जो है ना राइट ऑप्शन है डी। राइट ऑप्शन की डी है। व्हाट इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसमें सेक्शन 138 और जो चेक बाउंस हो जाते हैं उसके ऊपर है। ये चेक बाउंस होते हैं तो क्या होता है? मुकदमा दर्ज हो जाता है ना, ये उसी के लिए है। सेक्शन 138 का मुकदमा दर्ज होता है और उसके तहत आप केस डाल सकते हो। 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसमें रिकवरी ऑफ चेक, इसमें क्या करना है? आप यही तो कहोगे जी मेरे को चेक दिया था और ये चेक क्लियर नहीं हुआ तो उसकी पेमेंट। रिकवरी ऑफ चेक अमाउंट इन केस चेक इशूड बाई पेयर इज़ बाउंस्ड। अगर वो नहीं होता है फिर भी पेमेंट, तो 6 महीने कैद भी हो सकती है, ये प्रावधान भी है। अगला क्वेश्चन है, पार्ट 3 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन एक्ट 1996 पार्ट 3 में इसके आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन एक्ट के पार्ट 3 में क्या डिफाइंड है? प्रोसेस ऑफ कंसीलिएशन। पार्ट 3 में प्रोसेस ऑफ कंसीलिएशन है, पार्टियां इसके तहत कंसीलिएशन करती हैं अपने अकाउंट वगैरह मिला के और अपना जो डिफरेंसेस है उसको दूर सॉर्ट आउट करने की प्रोसेस है ये। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज गारंटीड इन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल। जुडिशरी से जो कार्य प्रणाली है, जो कार्यकारी ऑफिसर होते हैं उनको अलग करने के लिए कौन सा सेक्शन है, किसमें मेंशन है ये? ताकि जुडिशरी का फंक्शन अपना जजमेंट देना है और कार्यपालिका है उसका काम है उसको
लागू करना। सेक्शन 50 डी इज द राइट आंसर। इन कैमरा ट्रायल इज कंडक्टेड इन द केसेस, कौन से केसेस में इन कैमरा ट्रायल होता है? जो रेप के केस होते हैं। तो कौन सा सेक्शन है रेप वाला? 376 आईपीसी, इनमें कैमरा ट्रायल होता है। अगला क्वेश्चन, The family court have concurrent jurisdiction to pass a decree for dissolution of marriage under the Indian Divorce Act, in which case the order was passed। ये ऑर्डर जो है किस केस के तहत पास हुआ था? किस केस में इसका जिक्र आया? डॉक्टर मैरी वर्सेस डॉक्टर विंसेंट, AIR 1991। बी, punishment for advocate for misconduct is defined in the Advocate Act। एडवोकेट एक्ट का जो सेक्शन है, एडवोकेट एक्ट है 1961 का, उसके किस सेक्शन में पुनिशमेंट जो है ना मेंशन है एडवोकेट्स के लिए, उनके मिसकंडक्ट के लिए? सेक्शन 35। C is the right answer। Which one is a case of public interest, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? ये विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये पहली ऑप्शन ही है इसकी, इसलिए और ऑप्शनों को देखने की जरूरत ही नहीं। ए, नेक्स्ट पेज। ये यहीं से। अंडर सेक्शन 239 CRPC द मजिस्ट्रेट कैन, मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? 239 CRPC के तहत कौन सी पावर है मजिस्ट्रेट के पास? डिस्चार्ज द एक्यूज्ड इफ चार्जेज आर ग्राउंडलेस। बेसलेस चार्जेज होंगे तो उसके तहत मजिस्ट्रेट जो उसको डिस्चार्ज कर सकता है एक्यूज्ड को। अब क्वेश्चन 51, आर्टिकल 213 एम्पावर्स दी गवर्नर्स टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, उसको गवर्नर को पावर है ऑर्डिनेंस लाने की। किस वक्त है? व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन, यानी विधानसभा का कोई सत्र नहीं चल रहा हो और इमरजेंसी आ जाए तो एक्ट तो पास नहीं हो सकता क्योंकि सत्र नहीं चल रहा है, इसलिए गवर्नर ऑर्डिनेंस ले आएगा। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए हमेशा ऑर्डिनेंस ही आते हैं गवर्नर की तरफ से हर साल। ए पर्सन अरेस्टेड शुड नॉट बी डिटेन्ड फॉर मोर देन, यानी डिटेन्ड मोर देन कितनी देर से ज़्यादा नहीं रख सकते पुलिस वाले? 24 आवर से ज़्यादा नहीं। उनका मेडिकल कराना पड़ेगा और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर अंदर। हु ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम इज नॉट एंटाइटल टू मेंटेनेंस, किसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगी मुस्लिम एक्ट के अनुसार? एन इलेजिटिमेट सन, इसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। जो नाजायज़ पुत्र होता है, जो बगैर मैरिज के पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 54, इन सिविल केसेस इंडियन एविडेंस एक्ट बेस्टोज बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन, किस पे बर्डन ऑफ प्रूफ होता है सिविल केसेस में? पेटिशनर, जो भी केस डालता है उसको पेटिशनर बोलते हैं और उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। भाई आप प्रूव करोगे क्योंकि आपने केस डाला है, किस ग्राउंड्स पे डाला, आप प्रूव करो। और दूसरी पार्टी जो है वो डिफेंड करेगी, वो बताएगी ये गलत कह रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ सेक्शन 59 CRPC द डिस्चार्ज ऑफ द अरेस्टेड पर्सन बाय ए पुलिस ऑफिसर कैन
टेक प्लेस, सेक्शन 50 के 9 किसका डिस्चार्ज हो सकता है? आ जाए वहीं नीचे 55 की ऑप्शन तो उधर गई थी। ऑन हिज ऑन बॉन्ड, मतलब उसको कैसे डिस्चार्ज कर सकते हैं पुलिस वाले अगर अरेस्टेड पर्सन है। ऑन हिज ऑन बॉन्ड, वो बॉन्ड भर देगा, उस पर भी बेल दे सकते हैं। ऑन बेल, और बेल पे भी उसको बेल मिल सकती है, डिस्चार्ज हो सकता है। अंडर स्पेशल ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के पास। तो ये सारे के सारे सही हैं, तो इसका राइट आंसर आया डी। ये निशान मैंने इधर लगाने थे, तो इसका राइट ऑप्शन है डी। फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर आर डिफाइंड इन, जो फाइनेंशियल रिलेशन है स्टेट और सेंटर के, वो किस में डिफाइन हैं? बिटवीन आर्टिकल, ये कॉन्स्टिट्यूशन के है ना, तो यहाँ आर्टिकल आएगा, इन्होंने आर्टिकल वर्ड नहीं दिया, 264 से पहले आर्टिकल 264 टू 293, सी इज राइट आंसर। महात्मा गांधी वाज जेल्ड एंड प्रोसिक्यूटेड बाई ब्रिटिश रिजाइम इन 1922 एट अहमदाबाद अंडर सेक्शन 124A ऑफ IPC। इसके तहत महात्मा गांधी को जेल हुई थी, तो किस चार्ज के तहत उनको जेल की थी? वो था, इसकी सी ऑप्शन है, सेडिशन एंड डिसअफेक्शन टू द गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह और नाराजगी प्रदर्शित करने के कारण। अब आ गया 58 है, पुलिस कैन सी के बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर, अच्छे व्यवहार के लिए पुलिस जो है ना बॉन्ड सीक कर सकती है। किससे? हैबिचुअल ऑफेंडर, जो हैबिचुअल ऑफेंडर होगा ना, उसको गुड बिहेवियर के लिए उससे जो है बॉन्ड लेगी। अंडर सेक्शन 109 और 110 में इसका प्रोविज़न है। अब क्वेश्चन हमारा 59 आ गया। दयाभागा स्कूल presumes that a family because it is joint possesses joint property। तो बताओ क्या ये स्टेटमेंट सही है? इसका बताना है आपने। 59 में दयाभागा स्कूल, उसमें तो ये लाइन आती ही नहीं है, ये तो मिताक्षरा स्कूल में आती है, इसलिए सही ऑप्शन इसकी जो है, इसका सही आंसर आएगा सी। द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि ये जो है ना इस स्कूल की स्टेटमेंट है, इसमें आती है ये ए फैमिली बिकॉज इट इज जॉइंट, ये मिताक्षरा स्कूल की स्टेटमेंट, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इज, मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किसके बीच में माना जाएगा? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अनुसार डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, ये भी हो सकता है। डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन, ये भी हो सकता है। डिस्प्यूट बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन इन कनेक्शन विद एम्प्लॉयमेंट नॉन एम्प्लॉयमेंट, ये भी हो सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑल द अबव, सभी हो सकते हैं। स्क्रॉल, अब तो नेक्स्ट पेज पे पहुंच गया। क्वेश्चन 61 से गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इंग्लिश केस रिलैंड वर्सेस फ्लेचर लेड डाउन ए वेरी इंपॉर्टेंट रूल। कौन सा इंपॉर्टेंट रूल
इस केस के तहत एस्टेब्लिश किया था, ये था इम्पोर्टेंट रूल एब्सोल्यूट लायबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इसेंशियल फॉर ए वैलिड सेल। वैलिड सेल में कौन सा जो है ना एक इसेंशियल नहीं है। नीचे इनमें से देखोगे तो 4 ऑप्शन दी हुई है, इसमें इसेंशियल बताना है आपने। 62 में देखो, द पार्टीज मस्ट बी कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये तो बिल्कुल इसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट का। देयर मस्ट बी मेंटल कंसेंट, बिल्कुल ये भी है। देयर मस्ट बी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी ठीक है, कंसिडरेशन देनी होती है। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट टू सेल, ये उसने कहा इज़ नॉट, यानी नेगेटिव क्वेश्चन था, तो ये इस पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा, इसलिए राइट आंसर इज डी। कस्टोडियल डेथ इज परहैप्स वन ऑफ द वर्स्ट क्राइम्स इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी। एक सिविलाइज सोसाइटी में कस्टोडियल डेथ एक क्राइम है, गवर्न बाय द रूल ऑफ लॉ, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट मेड दिस रिमार्क। ये रिमार्क सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में दिया था, आपको ये बताना है। डी के बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट केस रहा था, लीडिंग केस रहा था और काफ़ी चर्चित रहा था मीडिया में, इसलिए इसका सही ऑप्शन जो है सी है। अब क्वेश्चन आ गया 64। ए सूट फॉर कंपनसेशन फॉर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज ए फॉल्स इम्प्रिजन, झूठी सज़ा के खिलाफ जो मुकदमा डालने के लिए कितने पीरियड की लिमिटेशन है। इसकी लिमिटेशन है 1 ईयर। 1 ईयर व्हेन द इम्प्रिजनमेंट एंड, सज़ा ख़त्म होने के 1 साल के अंदर डाल सकते केस, जी मेरे को झूठी सज़ा में फंसा है। अगला क्वेश्चन है रूल ऑफ लॉ इज डिफाइंड बाई। रूल ऑफ लॉ किस जूरिस्ट ने डिफाइंड किया था? ए वाई डाइसी ने। व्हाट इज़ द टाइम प्रेस्क्राइब्ड फॉर फाइलिंग एन एफआईआर। एक एफआईआर को फाइल करने के लिए कितना टाइम निश्चित किया गया है, कब तक एफआईआर करा सकते हो? नो टाइम लिमिट, कोई टाइम नहीं है। आप जब भी आप एफआईआर कराना चाहें आप करा सकते हो, इसलिए इसकी सही ऑप्शन है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रूल्स फ्रेम्ड बाय सुप्रीम कोर्ट रेफर्स टू अपील। इनमें से कौन सा जो है ट्रू रूल सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेम किया था वो बताना है आपने। सिक्सटी 67 क्वेश्चन है ये। 67 क्वेश्चन का ट्रू रूल के रिगार्डिंग जो भी ट्रू रूल था वो ऑप्शन इसमें नहीं दी हुई है, इसलिए इसकी राइट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। 68वां क्वेश्चन आ गया हमारा। An appeal against order passed under section 27 of the Consumer Protection Act 1986 by the National Commission। इसकी अपील कहाँ डाल सकते हो? इसकी अपील सीधी सुप्रीम कोर्ट में डलेगी। ये सुप्रीम कोर्ट के नीचे काम करता है, इसलिए इसकी ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन 69। Which is the body that award punishment to the advocate for misconduct? ऐसी कौन सी बॉडी है जो एडवोकेट को मिसकंडक्ट के लिए सज़ा देती है? ये ज़्यादा उधर भाग गया भाई।
ये है सी बने डिसिप्लिनरी कमेटी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में डिसिप्लिनरी कमेटी बनी हुई है, ऐसे स्टेट बार काउंसिल में भी डिसिप्लिनरी कमेटी बनी हुई है, वो जो है ना एडवोकेट को पनिश कर सकती है। अगला क्वेश्चन है 70। विच सेक्शन ऑफ सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 डील विद एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का कौन सा सेक्शन है जो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डील करता है? सेक्शन 60 के तहत है, सेक्शन 60 में है ये प्रावधान। और अब क्वेश्चन आ गया 71। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द इन्फ्रिंजर इज इनेबल्ड इन द कॉपीराइट एक्ट बाय इन्वोकिंग द प्रोविजंस। जो प्रावधान होते हैं उनका उल्लंघन करते हुए कॉपीराइट में इन्फ्रिंज करने वाले के खिलाफ जो है ना ये कानून कार्रवाई किस सेक्शन के तहत होगी? ये 71। इसमें सी हो सकता है, सी सेक्शन 63 से 70 के अंदर प्रावधान है ये एक्शन लेने का। विच सेक्शन ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 प्रोवाइड्स विद कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो गिफ्ट है और इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं उनका रजिस्ट्रेशन किस सेक्शन के तहत कराना जरूरी है? 72। इसका सेक्शन 17 में प्रावधान है कि आप गिफ्ट को और इमूवेबल प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री कराएंगे, नहीं तो मान्य नहीं होगा, इलीगल संपत्ति मानी जाएगी आपके पास। अगली सीट कहीं लाइन खींचे, कितो लाइन लग गई है। अगला क्वेश्चन है ये 73 नंबर। स्टेट गवर्नमेंट पावर्स टू कंट्रोल द रोड ट्रांसपोर्ट इज प्रोवाइडेड इन द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 अंडर सेक्शन। किस सेक्शन में ये पावर है आपने ये बतानी है? ए 67 ऑफ द ए के तहत है, 67 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के 67 में, सेक्शन 67 में है गवर्नमेंट पावर टू कंट्रोल द रोड ट्रांसपोर्ट। 74वां डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस इज गिवन अंडर विच सेक्शन। लिस पेंडेंस का प्रावधान किस सेक्शन के तहत है? प्रॉपर्टी एक्ट के बी 52 इज द राइट आंसर। अब इसको स्क्रॉल करेंगे। पिछहत्तर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के कैरेक्टर के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ये आपको 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं, एक 4 स्टेटमेंट दी हुई, तो आपने बताना है कौन सी है सही। ये इट इज़ ए ट्रू लॉ, नहीं नहीं नहीं, इट हैज़ फॉर्मल लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, डी। 75 का जो है ना राइट ऑप्शन है डी। और अगला क्वेश्चन है 76। डेफर्ड मेयर इज पेएबल एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स और एट द टाइम ऑफ
डेथ ऑफ स्पाउस क्या है, जो मुस्लिम लॉ है उसके अंदर मेहर होता है, कुछ धनराशि वगैरह फिक्स होती है शादी के वक्त, और इसमें ये आ गया ना डेफर्ड। डेफर्ड का मतलब राशि तो फिक्स कर दी, शादी के वक्त नहीं दी, उसको बाद में दिया जाएगा, इसलिए वो डेफर्ड कहते हैं। या तो डाइवोर्स देगा तब, या उसकी डेथ हो जाएगी तब उसको वो राशि मिलेगी। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू अंडर सुन्नी लॉ। सुन्नी लॉ के हिसाब से, शिया और सुन्नी दो वर्ग हैं मुसलमानों में, सुन्नी लॉ के हिसाब से स्टेटमेंट सही है। अब अगला क्वेश्चन 77। डाइंग डिक्लेरेशन मस्ट बी मेड बाई। डाइंग डिक्लेरेशन कैसे होती है? आपने डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्यु से पहले जो डिक्लेरेशन की जाती है उसको डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। तो जो मृत्यु से पहले की जाती है, तो इसमें देखो भाई मृत्यु से पहले बड़ा कौन सा है, सी में लिखा हुआ है द डिसीज्ड बिफोर डेथ, यानी मरने वाला मरने से पहले जो स्टेटमेंट दे के जाता है वो डाइंग डिक्लेरेशन है। अगला क्वेश्चन है जजमेंट शुड बी डिलीवर्ड टू द पार्टीज और टू देयर प्लीडर्स इन द ओपन कोर्ट। जजमेंट जो है ना ओपन कोर्ट में पार्टियों या उनके वकीलों के सामने सुनाया जाता है। तो इसमें बताओ कौन सा सही है? बाय डिलीवरिंग द होल ऑफ द जजमेंट, हाँ ठीक है, ये राइट है। बाय रीडिंग आउट द होल ऑफ द जजमेंट, ये भी राइट है। अब तक हमारे दो तो हो गए, अब दो ऑप्शन ऊपर हैं उनको और देखते हैं। आ जा भाई आ जा। बाई रीडिंग आउट द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट, ठीक है, जो जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट है उसको रीड आउट करके, ये भी ठीक है। तो हमारा फिर राइट आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ दी अबोव। अब क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन की एविडेंस किसके तहत दी जाती है, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 242 CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का 242 नंबर सेक्शन है, उसके तहत डील्स विद एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। अगला क्वेश्चन आ गया 80, अबेटिंग द कमीशन ऑफ सुसाइड इज गिवन अंडर। कौन से सेक्शन में दिया हुआ है अबेटिंग ऑफ सुसाइड, किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना, ये जुर्म किस सेक्शन में कवर होएगा? इसमें दे ही नहीं रखे उस सेक्शन, इसलिए इसका राइट आंसर है डी। इक्यासी में आ गए भाई। कंट्रोल ओवर द सबॉर्डिनेट कोर्ट शैल बी वेस्टेड इन द। सबॉर्डिनेट कोर्ट के ऊपर जो निचली अदालतें हैं उनके ऊपर किसका नियंत्रण है, ये बताना है। इसमें हाई कोर्ट का है, क्योंकि उनकी सारी अपीलें हाई कोर्ट में डलती है और हाई कोर्ट उन कोर्टों को इंस्पेक्ट भी करती है, जो हाई कोर्ट के तहत है। अब सेक्शन 34 ऑफ द CPC सिविल प्रोसीजर कोड प्रोवाइड्स। सेक्शन 34 क्या कहता है सिविल प्रोसीजर कोड का? पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू द अदर पार्टी, ये तो नहीं है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 83, एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विच द पर्सन पुटिंग इट एक्सपेक्ट टू रिसीव इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विच द पर्सन पुटिंग इट एक्सपेक्ट टू रिसीव्ड
इज कॉल्ड। इसको तो इसमें एक ऑप्शन और होनी चाहिए, 4 है ना ये ईमो कहीं दे ही नहीं रखा और नन ऑफ द अबव भी नहीं दे रखा। ई लीडिंग क्वेश्चन बोलते हैं उसको, लीडिंग क्वेश्चन। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं थी ये, इसलिए इसका आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्लासेज 1, 2 and 3 ऑफ द सेक्शन 145 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ए श्योरिटी। श्योरिटी की क्या ड्यूटी है? मे रेंडर हिमसेल्फ पर्सनली लाइबल। जिसने श्योरिटी दी है वो इसके लिए भी जिम्मेवार है, पर्सनल जिम्मेवार है, लाइबल है। ही मे ओनली गिव ए चांस अपॉन हिज प्रॉपर्टी, ये भी दे दिया उसने। ही मे अंडरटेक ए पर्सनल, बंदे की अंडरटेकिंग दे दी पर्सनल, इसलिए इसका जो है ना राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस एप्लीकेबल है, इसलिए राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है 85 सेक्शन 49 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1947 एक्सप्लेन अबाउट ए। किसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है ये फैक्ट्री एक्ट का सेक्शन है 49, वेलफेयर ऑफिसर के बारे में। इसमें वेलफेयर ऑफिसर को कवर किया गया। द वर्ड केस used in section 115 of the code of civil procedure is of wide importance and it includes civil proceedings, other suits and is not restricted to anything contained in the section to the entirety of the proceeding in a civil court। इसको कवर कर रहा है। A finds a purse with money not knowing to whom it belongs. He afterward discovers that it belongs to B and appropriates to his own use A को एक बटुआ मिलता है, उसके अंदर पैसे हैं, उसको नहीं पता ये किसका है, लेकिन कुछ दिन के बाद उसको पता लगता है B का है। इसके बावजूद जो है ना वो उसको अपने पास ही रख लेता है। तो उसने कौन सा जुर्म किया है ये बताना है आपने। 87 में ये क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन कर लिया ना उसने, तो सी इज राइट आंसर। द वर्ड इज नॉट ए पोजेस्ड ऑफ सफिशिएंट मीन्स इन ऑर्डर 33 रूल 1 रेफर। किसको रेफर कर रहा है ये? देखो सफिशिएंट मीन्स का मतलब एबलिंग इट टू पे कोर्ट फीस, एबलिंग इट टू पे कोर्ट फीस, किसी भी मीन्स से वो जो है ना कोर्ट फीस को पे करे, अनेबल करे। तो ये तो इसमें कहीं नहीं दे रखा है, टू सफिशिएंट प्रॉपर्टी एंड एक्लूड नहीं, तो इसका आंसर है नन ऑफ द दीज। ऊपर करो भाई, अगला क्वेश्चन देखना 89 सेक्शन 22B ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट एम्पावर द सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज टू। सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटी को सेक्शन 22B लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट किस चीज़ के बारे में एम्पावर्ड कर रहा है, ये अभी आपने 89 बताना है। ये एम्पावर करता है टू एस्टेब्लिश द परमानेंट लोक अदालत, ठीक है, और उससे रिलेटेड है कुछ, उसको एम्पावर कर रहा है। लेकिन इसमें जो है ना, इसमें दिया हुआ तो है, लेकिन इसमें दिया हुआ पावर्स ऑफ लोक अदालत और परमानेंट लोक अदालत, पावर्स नहीं है, टू एस्टेब्लिश दी परमानेंट लोक अदालत। इसलिए इसका आंसर भी हमारे अनुसार नन ऑफ द अबव है।
अब क्वेश्चन नंबर 90, एविडेंस एक्ट वाज इनेक्टेड। एविडेंस एक्ट को कब इनेक्ट किया गया था? इसका आंसर है 1872 आएगा इसका आंसर। कहाँ है ऑप्शन भाई? देखते हैं 1872 दे रखा नहीं। इनेक्टेड इन 1872 ही आएगा इसका, बिल्कुल। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इंडियन एविडेंस एक्ट दोनों ही 1872 में इनेक्ट किए थे। विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ ए लॉयर? प्रोफेशनल एथिक्स, वकील के प्रोफेशनल एथिक्स जो अच्छे सिद्धांत हैं, उसके अनुसार कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, आपने ये बताना है 91 में। देखो अभी एक एक का एनालिसिस करते हैं। लायर्स हैव नो राइट टू गो ऑन स्ट्राइक और गिव ए कॉल फॉर बायकॉट। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जितने भी पेटिशनर हैं, जो शूट हैं, सब वो सफ़र करते हैं लोग। एन एडवोकेट शेल नॉट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ ए कोर्ट बाई एनी इलीगल और इम्प्रॉपर मीन। देखो ये भी सही है, ये नहीं करना चाहिए वकील को। एन एडवोकेट प्रोसेस ऑफ द कोर्ट इज गिल्टी एंड मिसकंडक्ट। ये सी जो है ये भी मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो 91 का सही आंसर जो है ना डी हो गया इस हिसाब से। अब आगे 92 पे। ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेशन इज ए सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना किस सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेशन है? ये 4 कंट्री दे रखे हैं, इनमें से ये फ्रेंच सिस्टम है, इसलिए राइट ऑप्शन इज ए। अब आपका 93 आ गया। विच एक्ट इज कवरिंग दी साइबर क्राइम्स? कौन सा एक्ट साइबर क्राइम को कवर करता है? साइबर क्राइम इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर है डी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब 94, इन द टॉर्ट ऑफ कंस्पायरेसी द पर्पज ऑफ कॉम्बिनेशन मस्ट बी टू वायलेट लीगल राइट ऑफ द विक्टिम। इसका सही आंसर ए है। लीगल राइट जो है ना विक्टिम का वायलेट होना चाहिए। स्क्रॉल करो भाई देखने के लिए। 95 में आ गए हमें। कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज मेंशन्ड इन, कौन से सेक्शन में मेंशन है कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट? ये इंस्ट्रूमेंट एक्ट आप पढ़ोगे तो 95 है ना। सेक्शन 31 से 33 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ये सी जो है ना इसकी राइट ऑप्शन है। कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज मेंशन्ड इन सेक्शन 31 से 33 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अगला क्वेश्चन है 96, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस बाय द एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर द्वारा अनफेयर लेबर प्रैक्टिस क्या नुकसान करती हैं? देख तो विक्टिमाइजेशन, ये ठीक है। फॉल्स इम्प्लीकेशन इन क्रिमिनल केस, विक्टिमाइजेशन करना लेबर को, और फॉल्स इम्प्लीकेशन क्रिमिनल केस में फंसाना, और अनट्रू असत्य यानी जो सही नहीं है वो एलिगेशन लगाना, और बगैर छुट्टी के एब्सेंट लगा देना, ये सारी की सारी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस हैं। इसलिए राइट आंसर है ऑल द अबो। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा है और आपने अच्छे पढ़ा है और आपको इस समझ में भी आ गए होंगे। आप मेहनत करना, कोई मुश्किल नहीं है, टेस्ट ये क्लियर हो जाएगा।
96 चार क्वेश्चन कहाँ रह गई भाई? इसके 4 क्वेश्चन रह गए इस पेपर के। मेरे को लग रहा है एक सीट रह गई। इसका 97 नंबर क्वेश्चन है, द कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन वाज इश्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 97 नंबर क्वेश्चन है, द कोस्टल रेगुलेशन जोन, दी कोस्टल रेगुलेशन जोन was issued by सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कब इशू किया था? ये किया था 1991 में। और उसके बाद 98 क्वेश्चन है आपका, हु इज इनवैलिड गार्डियन? हु इज इनवैलिड गार्डियन? इनवैलिड गार्डियन कौन है? जो ऑप्शनें दे रखी थी, इनवैलिड नहीं, लॉफुल गार्डियन का क्वेश्चन था ये। लॉफुल गार्डियन कौन है? ए पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द माइनर, यानी ए पर्सन इन लॉ हु रिप्रेजेंट माइनर, और ए पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड, पर्सन अपॉइंटेड बाई कोर्ट, 2 हो गए। और तीसरा, ए पर्सन हु हैज़ बीन ऑथराइज्ड टू रिप्रेजेंट एन अनमैरिड डॉटर, authorized person to represent unmarried daughter, ये जो है लॉफुल गार्डियन। और अगला 99 क्वेश्चन था, अंडर द कंपनीज एक्ट एवरी पर्सन subscribing to the memorandum of a company must take at least, यानी जो every person ठीक है, अंडर कंपनी एक्ट, every person under company act सब्सक्राइब subscribing to the memorandum of articles, इतना ही लिख देता हूँ बस। must take at least वन शेयर, यानी जो कंपनी को सब्सक्राइब कर रहा है उसको कम से कम 1 शेयर तो लेना पड़ेगा। और 100वां क्वेश्चन था, जीएसटी केम इनटू फोर्स,
जीएसटी कैम इनटू फोर्स। इसको सीधा आंसर ही लिख देता हूँ मैं, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017। ये पेपर पूरा हो गया है। इसको अच्छे पढ़ लेना, लिख लिख के प्रैक्टिस करना, और जहाँ कहीं भी कंफ्यूज हो दोबारा वीडियो को देखना, वीडियो को पॉज कर करके देखना, लिख के प्रैक्टिस करना, याद हो जाएंगे। आपको सिर्फ प्रश्न पढ़ना है और उसके साथ का सही आंसर के साथ पढ़ना है, बाकी ऑप्शन नहीं पढ़नी है। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट डाल देना, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। आज का सेशन मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।